रात के 12:30 बज रहे हैं। मैं उठी और मैं घबरा गई। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ धुंध फैला हुआ है। मेरी आवाज में वो लड़खड़ाहट सी है। मैं सांस नहीं ले पा रही। मैं खांस रही हूं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। आवाजें आ रही है, भागो, बचो, निकलो यहां से। और हर कोई जो सांस ले रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि हम किसी आग के गोले के बीच में बैठे हैं। मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये कहानी है अजीजा सुल्तान की। समय है सन 1984। जगह भोपाल, कंट्री इंडिया। आपको शायद ये नहीं पता हो कि 1984 में भारत देश के उस छोटे से शहर में क्या हुआ। बहुत ही बड़ा डिजास्टर। हमारी स्क्रीन पे जो पिक्चर आप देख रहे हो बच्चों, शायद आपको इससे ये बात समझ में आए। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस हादसे के बाद अगले 3 दिन क्या क्या हुआ। लगभग मोर देन 8000 जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई, क्योंकि सही तरीके से उन्हें मेडिकल फैसिलिटी या ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई। जब गवर्नमेंट से पूछा गया कि आपका इस पे क्या विचार है, आपका इस पे क्या रिस्पॉन्स है, जिस कंपनी की वजह से यह हादसा हुआ उस कंपनी पे केस किया गया। कंपनी का नाम है यूसी। आपने शायद उस कंपनी का नाम ना सुना हो, बट कोई बात नहीं, मैं अभी कहानी पे आता हूं। लगभग $3 बिलियन का फाइन लगाया गया उस कंपनी के ऊपर फॉर द कंपनसेशन। बट आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे कि इन द एवज ऑफ $3 बिलियन कंपनी ने सिर्फ पे किए $470 मिलियन। ये नीचे कैलकुलेशन है, अगर मैं इंडियन रुपीज में इसे कन्वर्ट करता हूं तो। और हादसा 1984 में हुआ और जो ये कंपनसेशन मिला है वो 5 साल बाद मिला, इन 1989। अब मैं आपको थोड़ी सी और डिटेलिंग बताता हूं। बेसिकली मैं बात कर रहा हूं भोपाल गैस ट्रेजेडी की। जो कंपनी है यूसी, अमेरिका बेस्ड कंपनी है, भोपाल में आती है, अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है, लेकिन वहां पे क्या हो जाता है, लीक हो जाता है एयर। ठीक है, गैस लीक हो जाती है, पॉइजनस गैस, और उसके वजह से वो पूरा का पूरा जो शहर है वो आ जाता है चपेट में। किस चीज की चपेट में? उस पॉइजनस गैस की चपेट में, जिसकी वजह से होती है आपको बहुत बड़ा एक हादसा। और उसकी भरपाई वहां के लोग आज भी भर रहे हैं। अब बात यह है कि मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं आपको। ठीक है, कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो हमारा आज का चैप्टर है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि आखिर हमारी सोसाइटी में ऐसा क्या है जिसके वजह से इतने बड़े बड़े डिजास्टर हो जाते हैं। क्या लोगों की जान की कीमत नहीं है? क्या लोगों के प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो, उनको प्रॉपर तरीके से कंपनसेशन मिले, क्या उसके बारे में कोई नहीं सोचता? आपको खुद डिसाइड करना है। इस वीडियो के अंत तक रुकिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ये जवाब दीजिएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट अबाउट दिस डिजास्टर, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब हाँ, बात अलग है कि कंपनी से गलती हुई, क्यों गलती हुई अभी उस पर भी हम आएंगे। और इसके बाद कंपनी ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। लेकिन पता है ताज्जुब वाली बात क्या है कि कंपनी जब ऑपरेशन बंद करके गई ना, तो उनके पास जो उनके केमिकल्स वगैरह बच गए थे उनको वहां से क्लीन नहीं किया, उन्होंने वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, यू कैन सी दिस पिक्चर। ठीक है, कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कंपनी ने कि हमारे जो भी प्लांट में कचरा बचा हुआ है, जो केमिकल है जिसकी वजह से और डिजास्टर हो सकता है, उसको वहीं छोड़ दिया। ठीक है, लगभग 40 इयर्स हो चुके हैं इस बात को, और इसके बावजूद लोग आज भी जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। रीजन बहुत साफ है कि जो नुकसान हुआ लोगों का, वो नुकसान सिर्फ वन टाइम नहीं था। उस केमिकल का इफेक्ट ना जनरेशन बाय जनरेशन कंटिन्यू रहा। आज भी उसके इफेक्ट की वजह से जो वहां के बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग होते हैं, दिमाग उनका उतना पावरफुल नहीं होता कंपेयर टू अदर चाइल्ड।
और जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या जो उस समय के जो चेयरमैन थे यूसी कंपनी के, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? हुई कार्रवाई। उनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस लगे, एंडरसन नाम था उनका, और डिमांड भी किया गया कि उस यूसी चेयरमैन को जो है हाजिर किया जाए जेल के अंदर, उनके पास सख्त कार्रवाई हो। लेकिन वही वाली बात है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप और मैं अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या हुआ, लेकिन बात यह है कि मैंने शुरुआत में एक बात कही कि क्या जो इस तरह की ट्रेजेडी होती है, अभी हाल में दिवाली बीती है, बहुत सारी न्यूज आई ना फायर क्रैकर्स वर्कर्स की, कहीं पे कुछ इंसिडेंट हो गए पटाखे बनाते वक्त। क्या वर्कर की सेफ्टी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए किसी कंपनी की? होनी नहीं चाहिए, होती है। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए, बट इसके बावजूद भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अमाउंट ऑफ लिटिल मनी, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इस तरह के गलत डिसीजन ले लेते हैं। कंपनी के ऊपर कोई ऐसी क्रॉस चेकिंग नहीं करते कि वो कितने अच्छे तरीके से उन सारे सेफ्टी मेजरमेंट को यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सेम कंपनी जब यूएसए अमेरिका के अंदर वर्जीनिया में उसका प्लांट है, फैक्ट्री है, तो वहां पे वो किस तरीके से काम कर रही है और भोपाल में वो किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन उससे पहले आज का जो चैप्टर है ना बहुत इंटेंस है, ठीक है, कहानी पे आते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात जो मैंने आपको पहले ही बताई, फटाफट उसके बारे में। पिछली वीडियोस और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने कहा दशहरा से शुरुआत हुई थी, दिवाली तक गया, और आपकी डिमांड पे हमने इस ऑफर को फिर से एक्सटेंड कर दिया है टिल 5th of November। 55% ऑफ ऑन ऑल सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रिस्पेक्टिव क्लास का, किसी भी क्लास के लिंक पे क्लिक कीजिए जो भी आपकी रिस्पेक्टिव क्लास है, और जाके इस ऑफर का फायदा उठाइए। ठीक है, फायदा क्यों उठाना है? जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं मैं, क्योंकि जब आप आते हो सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस लेके ऑन प्लस या फिर आयोनिक पे, आपको मिलती है 1-to-1 मेंटरशिप, आपके सारे डाउट सॉल्व होते हैं, वीकली टेस्ट होता है, वीकली क्विजेज होंगे एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। यूट्यूब पे भी चीजें हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कंप्लीमेंट्री चीजें इन डेप्थ एनालिसिस के साथ आपको मिलती है प्लस और आयोनिक ऐप पे। बहुत ही अच्छा कोर्स है और अभी और भी धमाकेदार कोर्सेज आने वाले हैं, तो जब तक भैया ये ऑफर है इसका फायदा उठा लो। ठीक है, मूव करते हैं हम हमारी कहानी की तरफ। सवाल सबसे दिमाग में यह आना चाहिए कि आखिर कोई भी बाहर की कंपनी हमारे कंट्री में आके काम क्यों करती है? क्या रीजन है उसका? द रीजन इज वेरी सिंपल, बहुत साफ है कि जो फॉरेन की कंपनी है ना, वो इंडिया में इसलिए आती है क्योंकि यहां पे मिलता है उन्हें क्या, बहुत ही सस्ते लेबर, यानी कि कम पैसे में काम करने वाले लोग, और सिर्फ कम पैसे में नहीं, कम पैसे में ज्यादा देर तक काम करने वाले लोग। ठीक है, इससे कंपनी का फायदा क्या होता है? कम इन्वेस्टमेंट लगा के कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेती है। दूसरी बात कि जो यहां के वर्कर्स होते हैं उनको भी पता होता है कि काम मिलना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप देखोगे बेरोजगारी जो है हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उन्हें किसी भी कंडीशन में मिले, कितना भी काम मिल रहा हो, कैसे भी वेजेस दिए जा रहे हो, किसी भी कंडीशन में उन्हें रखा जा रहा हो, दे आर ऑलवेज रेडी। क्योंकि उनके दिमाग में ना ये फियर होता है, उनको ये डर बिठाया जाता है कि तुम बहुत आसानी से रिप्लेस किए जा सकते हो, और इस डर की वजह से लोग एग्री कर जाते हैं काम करने के लिए। सेम वही चीज हुई कि जो इस यूसी प्लांट की मैं बात कर रहा हूं आपका, वहां पे उन्होंने बहुत सारी जो सेफ्टी डिवाइस थी वो सही तरीके से यूज नहीं करी, उसमें गड़बड़ हो गई। ठीक है, इवन जो आपका ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है ना, जिस कोई भी आप प्लांट वगैरह फैक्ट्री ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है फॉर द सेफ्टी मेजरमेंट, वो सेफ्टी ट्रेनिंग जो थी उसको भी उन्होंने रिड्यूस कर दिया। यानी जितने टाइम पीरियड का वो सेफ्टी था, सेफ्टी ट्रेनिंग होता था, उसको उन्होंने रिड्यूस करके कम कर दिया। ठीक है, जैसे यहां पे आपको डेटा दिख रहा होगा कि फ्रॉम 6 मंथ टू 15 डेज, आप देखो जरा, जहां ट्रेनिंग 6 महीने चले, सेफ्टी ट्रेनिंग जिसमें 6 महीने में लोगों को बताया जाएगा वर्कर को कैसे मशीन ऑपरेट करनी है, कैसे इनका लीकेज चेक करना है, उसको घटा के मात्र कर दिया गया 15 दिन। इतना ही नहीं, नाइट शिफ्ट वर्कर जो होते थे, जो कि जो प्लांट है उसकी देखरेख करेंगे, उनको भी हटा दिया गया। क्यों? कॉस्ट कटिंग बचेगी। इसके बावजूद क्या किया उन्होंने कि जो प्लांट को चलाने के लिए वर्कर की जरूरत होती है, जितनी से 12 वर्कर की जरूरत थी लेट्स सपोज, तो उसको घटा के हाफ कर दिया। आप सोचो जरा कि जस्ट चंद पैसों को प्रॉफिट कमाने के लिए किस तरीके से बाहर की कंपनी हमारे कंट्री में आती है
और मजाक बना के चली जाती है। अभी इतना नहीं, अभी और रुक गया। अब लेकिन मैंने उसका रीजन बता दिया कि चुनने का कारण वही है, इजी एंड सस्ते लेबर। अभी आपको एक और डिफरेंस दिखाता हूं। जो प्लांट उनका यूएसए में है, वेस्ट वर्जीनिया, और जो प्लांट उनका भोपाल में था, डिफरेंसेस। यूएसए के अंदर भैया सेफ्टी मेजरमेंट हर कंट्री में होता है। देखिए जरा वहां पे, जैसे वहां पे आपको फायर अलार्म वगैरह सब कुछ, जितने भी सेंसिंग एलिमेंट है वो सारे एक्टिव है, अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, सब चीजें हो रही हैं। इवन इवेक्यूएशन प्लान भी है उनका, हर जगह होता है, हर फैक्ट्री के अंदर होता है। इवन जो आप बिल्डिंग वगैरह होती है ना, कोई भी बिल्डिंग होती है, उन बिल्डिंग में भी इवेक्यूएशन प्लान होता है कि अगर गलती से आग लग जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए तो इंसान भागेगा कैसे, उसका सबका ब्लूप्रिंट होता है। बट भोपाल में कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। अब बात आती है आपकी कि आपके मन में सवाल आएगा कि भैया कोई भी कंपनी जब आके हमारी कंट्री में काम करेगी तो क्या गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए होगी? चाहिए होगी, एग्जैक्टली चाहिए होगी। ठीक है, अब यहां पे गवर्नमेंट का रिस्पांस बड़ा नोटिस करने वाला है। जब गवर्नमेंट से ही पूछा गया कि आपने, जब यह प्लांट सेटअप हो रहा था तो बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस पे गवर्नमेंट को बताया कि भैया ऐसा है, आप बीच बिल्कुल एकदम बीच शहर में जहां पे लोग रहते हैं वहां पे आप प्लांट स्टैब्लिश कर रहे हो, बट वो प्लांट जो है वो सेफ्टी मेजरमेंट वगैरह का ध्यान नहीं रख रहा है इतना, और उनको यहां स्टैब्लिश नहीं करना चाहिए। इस तरह के प्लांट को शहर से दूर होना चाहिए क्योंकि वो इस तरह के हार्ड केमिकल यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना यहां था कि ऐसा है कि अगर फैक्ट्री आके लगेगी तो उसका फायदा लोगों को ही होगा, जॉब डेवलपमेंट होगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। नो डाउट गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने से जॉब इंप्लॉयमेंट बढ़ती है। बट बात यह है कि भैया एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, अब ये तो बिल्कुल बच्चे वाली बात है ना कि आप जान रहे हो कि कोई भी इस तरह केमिकल फैक्ट्री जो है उसको रेसिडेंशियल एरिया में नहीं सेटअप करना चाहिए। लीकेज आप कितनी भी सेफ्टी मेजरमेंट कर लो, मशीन है, खराब कभी भी हो सकती है। अच्छे अच्छे देशों में इस तरह के हजार्ड हुए, जैसे कि आप रशिया में देखोगे तो वहां पे चेर्नोबिल करके एक जगह है, वहां पे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिजास्टर हो गया था। जापान में हो गया था। इतनी हाई टेक्नोलॉजी कंट्री खुद है, डिजास्टर है, टेक्नोलॉजी है, कहीं फेल हो सकती। बट बात यह है कि जब शहर से दूर आपने कुछ सेटअप किया है तो वहां पे जो नुकसान है, उसका इंप्लीकेशन है, वो कम होता है। बीच शहर में अगर होगा तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ती है, जो हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। सवाल आता है कि हम फेल क्यों हुए? फेल होने का रीजन सिंपल है। गवर्नमेंट ने इस तरह के सेफ्टी रूल्स बना रखे हैं, जो इंप्लीमेंट कर रखे हैं। एक हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। हम सबको जीने का अधिकार है। तो हमारा संविधान हमसे कहता है आर्टिकल 21 में कि जो कंट्री के लोग हैं ना, उनको जीने का अधिकार है। अब जीने के अधिकार का मतलब कि उनको अच्छे तरीके से पानी मिलना चाहिए, अच्छे तरीके से खाना मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस तरह के सेफ्टी मेजरमेंट नहीं कम होने चाहिए जिसकी वजह से लोगों की जान को खतरा हो जाए, बिकॉज आर्टिकल 21 गिव अस टू राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ कोई नॉर्मल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया मानने से कि प्लांट में कुछ भी इस तरह का हजार्डियस चीज है, और उन्होंने उसको वहां सेटअप किया जहां पे लोग रहते थे। आप देखो जरा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, देखो इस चीज को मैंने इसलिए हाईलाइटेड किया कंप्लीटली एनसीईआरटी से, किस तरीके से म्युनिसिपल ऑफिसर में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया 1978 में कि जो एमआईसी, आपका एमआईसी केमिकल का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, वो केमिकल इसमें यूज होगा, उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, और ये सेफ्टी वायलेशंस को वायलेट कर रहा है, तो मत कीजिए इसका प्रोडक्शन शहर के अंदर। बट इसके बावजूद भी गवर्नमेंट का क्या कहना था कि भैया इससे क्या आएगा, भोपाल में इन्वेस्टमेंट आएगी, जॉब बढ़ेगी। ठीक है, और बात यह है कि उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा अकॉर्डिंग टू देम कि हाँ, कि कुछ भी ऐसा सेफ्टी मेजरमेंट प्रॉब्लम कुछ भी ऐसा नहीं होगा। उनको था कि हाँ, कंपनी विल टेक केयर ऑफ इट। नतीजा आप देख ही लो क्या है। दुखद है, काफी दुखद है। एक आपको पता, शॉकिंग बताता हूं, ये पीछे देख क्या है, डिज्नीलैंड। ठीक है, एक कंपनी है, आई वोंट नेम इट, और इट्स अ रियल थिंग, गूगल जाके करना, ट्रैवल एजेंसी है। अब वो क्या करती है, वो लोगों को कमिट करती है ट्रैवल एजेंसी कि भैया आप ना हमारे साथ चलो घूमने के लिए डिज्नीलैंड, हम आपको सब कुछ विजिट कराएंगे, सब कुछ उनका पूरी आइटिनरी होती है, आपको भी ट्रैवल बुक करते हो। तो ट्रैवल एजेंसी कंपनी जो है वो सारी बुकिंग करती है, लेकिन होता यह है कि वो आपका बिकॉज क्योंकि जो ट्रिप प्लानिंग है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं होती, पेरिस में वो शॉपिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उस ट्रिप के अंदर जो डिज्नीलैंड वाला जो पार्ट था वो हो जाता है मिस। सिर्फ सोचो,
एक ट्रैवल एजेंट कंपनी जिसकी आइटिनरी का जो एक पोर्शन है वो मिस हो गया, उसके लिए वो ट्रैवल एजेंसी कंपनी अपने जो कस्टमर हैं उनको 8 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन देती है। क्यों? क्योंकि आइटिनरी में एक चीज घूमने की मिसिंग हो गई, इसलिए कंपनसेशन में। कैन यू बिलीव दिस कि जहां एक तरफ एक ट्रैवल कंपनी सिर्फ आइटिनरी में मिस हो जाता है कि भैया यहां घूमने नहीं जा पाए, उसके लिए आपको 8 लाख रुपए कंपनसेशन दे देती है, वहां पे दूसरे तरफ इतनी बड़ी भोपाल गैस ट्रेजेडी हो जाती है जिसका दुख दर्द आज भी वहां के लोग सह रहे हैं। दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर देयर जस्टिस। उनको वो रिलेवेंट कंपनसेशन अमाउंट नहीं मिलता। ठीक है, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। लेकिन बात आई कि क्योंकि प्रॉब्लम देखो बताता हूं क्या है, जिस दौरान 1984 में कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ नहीं थे जो इन चीजों को रोके। ठीक है, और वही वाली बात है, करप्शन तो आपका हमेशा रहा है, हर जगह होते हैं करप्ट ऑफिशियल्स, उनके वजह से ये हुआ। क्योंकि 1984 के टाइम में इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ना कोई भी ऐसा सॉलिड नियम नहीं था, लोग कंसर्न नहीं थे, लोगों को लगता ही नहीं था कि एनवायरनमेंट बर्बाद हो सकता है, जबकि हम कर रहे थे। तो इसीलिए बाद में चल के क्या किया गया, एनवायरनमेंट के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। ठीक है, क्योंकि पहले लोगों को यह लगता था कि जो एनवायरनमेंट है वो एक फ्री एंटिटी है, या फ्री की चीज है, इसको पोल्यूट करना, बर्बाद करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोग वही करते आ रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आपको बहुत सारे सेफ्टी मेजरमेंट्स, बहुत सारे आपको सर्टिफिकेट वगैरह लेने पड़ते हैं, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है। इवन आप एक रोड बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, उसके कंस्ट्रक्शंस के लिए भी। ठीक है, केमिकल फैक्ट्री तो बहुत दूर की बात है। ओके, लेकिन जब भोपाल डिजास्टर हुआ ना, तब जाके ये मुद्दा तो सामने आया कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी एक इश्यू है। ठीक है, और प्रॉब्लम यह है कि कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट नियम या रूल रेगुलेशंस नहीं है, और उस समय की जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो इस तरह के डिजास्टर्स को, इंडिविजुअल्स वर्कर की सेफ्टी मेजरमेंट्स को ध्यान में रख के बनाया गया। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम किया। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है आपको, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1991 का केस है। बेसिकली जब भी आप एक पर्सन और एक स्टेट का नाम सुनते हो ना, समझ लेना एक पर्सन जो है, इंडिविजुअल पर्सन, वो उस स्टेट की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है। सही, सेम वाली बात है 1991 में राइट टू लाइफ को लेके लड़ाई हुई थी, वही सेफ्टी मेजरमेंट को लेते कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने, आप जाके चेक करोगे, गूगल करोगे तो बहुत सारे आपको ऐसे जजमेंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि राइट टू लाइफ हमें यह कहता है कि हमारे पास राइट है, राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर, पोल्यूशन फ्री एयर एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की यानी गवर्नमेंट की है कि मुझे अगर वो चीजें नहीं मिल रही है तो मुझ तक वो चीजें प्रोवाइड कराई जाए। अब इसको लेके देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल रेगुलेशंस बनाए, जैसे कि फॉर एक एग्जांपल आपको यहां पे मैं एक डेटा देता हूं, एक इंफॉर्मेशन देता हूं जिससे आपको ये बात समझ में आएगी। 1988 में ना गवर्नमेंट को ये लगा कि भैया ऐसा है कि जो डीजल की गाड़ियां वगैरह, ट्रक वगैरह चलते हैं उससे बहुत ज्यादा हो रहा है पोल्यूशन। तो उन्होंने कहा कि भैया इमीडिएटली क्या किया जाए, जितनी भी डीजल से चलने वाले जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनको चेंज करके सीएनजी में कन्वर्ट किया जाए। तो इसलिए आप देखोगे दिल्ली वगैरह में सीएनजी से चलने वाली बसेस वगैरह चलती हैं, अब वो इलेक्ट्रिक पे भी आ गए। ठीक है, उस समय किया गया क्योंकि सीएनजी कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, उस समय वो किया और उससे उसका फायदा हुआ। लेकिन विद द टाइम फिर प्रॉब्लम आई, फिर डेटा आया, और डेटा रिसेंट डेटा आया और उसने ये कहा कि हाँ सीएनजी यूज करके आपने कुछ लेवल ऑफ पोल्यूशन कम कर दिया, बट अभी भी जो प्राइवेट गाड़ी है, जो कार है, वो तो चल रही है डीजल से और फिर वो उतना ही पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। तो गवर्नमेंट अब उसके ऊपर भी एक्शन लेके आने वाली है और धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक मोटिव की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो बात यह है कि अब जो है ना, विद द टाइम जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो रही है, एनवायरमेंट को अब ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है, सवाल यह उठता है कि इस कहानी से और इस चैप्टर से, मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले कंक्लूजन पे आता है। कंक्लूजन ये कि भैया इंसान की जो लाइफ है ना वो बहुत मैटर करती है। राइट टू लाइफ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिख दिया गया, मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, सिर्फ लिखा नहीं गया, उसके कुछ मायने हैं और आपको, हमें और गवर्नमेंट को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब वो ध्यान कैसे रखा जाए, तो जितनी भी जरूरत के लॉ है उनको बनाना, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे मार्केट हो, चाहे शॉप हो, जहां पे भी वर्कर काम करते हैं उनके लिए जो काम वो कर रहे हैं उस कंडीशन में कौन से सेफ्टी मेजरमेंट्स होने चाहिए उसकी चेकलिस्ट तैयार करना, जो कि है
और लेकिन उसको क्रॉस चेक करना है कि उसको कितने सही तरीके से फॉलो अप किया जा रहा है उस जगह पे या नहीं, और अगर नहीं किया जा रहा है तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना, फाइन लगाना। ठीक है, अब देखो इसमें ना गवर्नमेंट का ही मेजर रोल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का ही मेजर रोल होता है, क्योंकि देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई इतनी सीरियस नहीं होती अगर इनिशियली गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे देती। जब जान रही कि एमआईसी जैसा खतरनाक केमिकल वहां बन रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि उनके पास वो डेटा नहीं गया कि भैया ये केमिकल कितना खतरनाक हो सकता है, लीक ना हो, लेकिन इवन जो वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं वो सेफ्टी मेजरमेंट वगैरह यूज नहीं करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको डीप डिटेल में जाओगे तो आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि इवन उन सब केमिकल फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, वहां पे मास्क यूज करते हैं, वो देखा होगा अपने मूवीज या ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह पे। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। अब सवाल यह है कि सेम कंपनी जब अपने कंट्री अमेरिका में एक सेटअप करती है तो वो पूरा सेफ्टी मेजरमेंट का ध्यान रखती है। क्यों? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है रूल्स रेगुलेशंस को लेके कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। हमारे कंट्री में क्या है? हमारी कंट्री में तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, ट्रैफिक रूल आप और हम ही फॉलो नहीं करते। ठीक है, आप और हम ही फॉलो नहीं करते। तो मेरा यही कहना था बच्चों आपसे कि इस कहानी के बाद, क्योंकि ये जब चीजें हुई ना तब मेरा भी जन्म नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है विद द टाइम मैंने भी पढ़ा और ज्यादा पढ़ा और ज्यादा पढ़ा, फिर बहुत सारी मूवीज देखी, फिर कुछ लोगों से मिला जो एक्चुअली में इस ट्रेजेडी के शिकार हुए। बात वही है, जब तक हम पे नहीं बीतती ना तो हमें पता नहीं चलता दर्द दूसरों का, और जब तक वो पेन महसूस नहीं होगा ना तब तक हम और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर जिन पे बीती वो क्या बीती। तो वही है, एप्रोप्रिएट रूल रेगुलेशंस लेके आना, हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो राइट टू लाइफ का हिस्सा है और इसके लिए काम करना। अब देखो वर्कर के और भी राइट है, जैसे राइट टू वर्क है, राइट टू फेयर वेजेस, राइट टू डिसेंट टाइमिंग ऑफ वर्क, ये सब चीजें होनी चाहिए और ये सब चीजें हैं गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस में है। ठीक है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती है, वहां पे बहुत सारे रूल्स है कि आपका वर्किंग आवर कितना होगा, हॉलीडेज कितने होंगे, सिक लीव कितनी होगी। ठीक है, फिर आप अगर ओवर टाइम कर रहे हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा वेजेस होंगे, मिनिमम वेजेस क्या है, वो सब डिसाइडेड होते हैं। बट वो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, पढ़ोगे आगे जाके ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज वो सेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं होता, जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता गवर्नमेंट से, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे जो वर्कर काम करते हैं उनके साथ जो उनकी बेसिक नीड है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो छीन लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, मेरा तो मानना है कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, हम और आपको भी एक्टिव होना होगा। अगर हम आ रहे हैं और आपके पास भी अगर आपको कोई ऐसी फैक्ट्रीज या कुछ भी ऐसा दिखता है जहां पे आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं करती, ये सेफ्टी मेजरमेंट का ध्यान नहीं रखती, या फिर वर्कर के हेल्थ इश्यूज और बाकी प्रॉब्लम का ध्यान नहीं रखती, अलर्ट किसको करना है? गवर्नमेंट को करना है। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा बच्चों कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रेजेडी जो हुई। क्या मैंने कहा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कोई एक ट्रेजेडी नहीं है, चैप्टर में मेंशन है इसलिए हमने एक चीज उठा ली, बट इसके अलावा आए दिन कोई ना कोई इस तरह की ट्रेजेडी होती रहती है। तो बात यह है कि क्या उस 1984 की ट्रेजेडी से हम आज तक नहीं सीखे? क्यों? बात वही है, जब तक कोई हादसा ना हो जाए तब तक क्या हमें तसल्ली नहीं होती, तब तक हम जागे नहीं। नाउ यू कमेंट डाउन कि वो 3 पॉइंट जो आपको लगते हैं कि इस तरह की ट्रेजेडी को, इस तरह के हादसे को रोकने के लिए गवर्नमेंट को अटेम्प्ट लेना चाहिए। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और देखें जरा कि आप कितने जागरूक हो। जब इस तरह का चैप्टर आता है ना बच्चे, तो आप कहोगे कि भैया आप बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाते हो जाता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि चैप्टर पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर्स कर देना इज नॉट इनफ। नॉलेज सिर्फ इतनी नहीं होती है जब तक कि आपने उस नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में नहीं इंप्लीमेंट किया। तो इस तरह का चैप्टर आता है ना तो इमोशन जाग जाता है, तो फिर एक अलग जोन में मैं चला जाता हूं। और आई होप कि अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंचे हो ना, तो आप भी मेरे साथ वो इमोशंस ना रिलेट कर पा रहे हो, आप भी उस फैमिली के दुख दर्द को समझ पा रहे होगे, पेन को समझ पा रहे होगे कि किस पेन से वो गुजर रहे हैं। खैर, अभी मैं इतना ही रखूंगा। आपकी जो भी राय विचार है, जो भी आपकी गवर्नमेंट को लेके जो भी आपको कमेंट करना है, आप बताना चाहते हो, जो एडवाइस करना है, डू कमेंट डाउन। और हां, इस बार मैंने कोई खतरनाक एनिमेशन या ग्राफिक्स यूज नहीं किए, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन गया, सारी चीजों को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया सब समझ में तो आ जाता है, एनसीईआरटी में आंसर नहीं ढूंढ पाते हैं, इसीलिए हाईलाइट कर दिया। तो अब प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, टॉपिक बाय टॉपिक जाके देख लेना, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी बात वही है भैया, ये स्कैनर अपना टेलीग्राम चैनल का है, हर बार वीडियो में कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा,
प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, एनी वन ऑफ देम, सो दैट कि आप कोई भी अपडेट किसी भी तरह का कुछ भी मिस ना करो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कहा बिहाइंड द सीन जो भी शूट के अंदर होती है, मजाक मस्ती फन, जो चीजें हम यूट्यूब पे नहीं डालते, आप उसका लुत्फ उठा सकते हो वहां पे भी, ठीक है। तो फिलहाल हम चैप्टर को रखेंगे इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले चैप्टर में। तब तक रखना अपना ध्यान, और आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट कि किस तरीके से हम इस तरह के जो हादसे, इस तरह की ट्रेजेडी है उनको रोक सकते हैं, और एज ए सिटीजन हमारा भी एक रोल है अपनी सोसाइटी को बेटर करने का, ठीक है। तो आइए मिलकर एक बेटर सोसाइटी बनाते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय।